डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मतलब एक ऐतिहासिक मामला डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका जिक्र कई बार किया जा चुका है अभी हाल ही में। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में इसका जिक्र किया है, उससे पहले भी, क्योंकि 7 महीने से, लगभग 7 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर चल रहा है ना। रूस के बीच में वॉर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अमेरिका और ये यूरोप के देश आरोप लगाते हैं कि रूस जो है लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। और ये बात सच भी है कुछ हद तक, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने ये बात बोली भी है कि वो जो यूक्रेन के क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिए हैं उसकी रक्षा के लिए या रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी माध्यम का मतलब क्या होता है? परमाणु हमला, है ना। परमाणु हमला करें, जैविक हमला करें, वो कुछ भी करेंगे अपने देश की रक्षा के लिए। तो इस चीज को जोड़ के देखा जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन बनी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा प्रेजेंस तो देखें ही देखें, वर्तमान की स्थिति तो देखते ही हैं, लेकिन इस मिसाइल संकट को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि यूपीएससी में विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर के दृष्टिकोण से ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे, पूरी गहराई के साथ इसको समझ लेंगे। जल्दी से देखते हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बात हाल ही में बोली है कि 1962 के बाद जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन है कि विश्व जो है परमाणु तबाही के खतरे पर खड़ा है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये चेतावनी उन्होंने इस समय दी है जब रूस के अधिकारी लगातार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन ने ये बात बोली थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, कि यूक्रेनी इलाकों की रक्षा के लिए जो उन्होंने कब्जा कर रखे हैं उसके लिए वो किसी भी माध्यम के इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर परमाणु धमकी ही है। और नाटो प्रमुख ने भी ये बात बोली, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोली, कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु तबाही के और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ये मुद्दा है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट का भी जिक्र किया है, कई बार इसका जिक्र हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि शीत युद्ध का दौर क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी जल्दी से थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, है ना, उसके बाद पोट्सडम सम्मेलन हुआ था। पोट्सडम सम्मेलन हुआ। अब इसमें क्या था? देखिए, जो सोवियत संघ था ना, यूएसएसआर था, ये अब जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़ा था मित्र देशों के साथ मिलकर। ठीक है, जब विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ थे, और जो यूएसए, अमेरिका, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सब देश एक साथ थे ना। और ये इनके साथ कौन था? यूएसएसआर भी शामिल था। सोवियत संघ कहीं ना कहीं पर अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा था इन सब के खिलाफ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब ये सम्मेलन बुलाया गया ना विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो ये बात बोली गई कि सोवियत संघ ये चाहता था कि पोलैंड जो है, जिससे सोवियत संघ की सीमा लगती है, इसको बफर राज्य बनाकर रखा जाए। ठीक है, इसमें ज्यादा किसी का दखलंदाजी ना हो। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पर विवाद हो गया। दूसरा, रूस ने या सोवियत संघ ने यह बात बोली उस समय कि हम आपके अलाई हैं, ठीक है, युद्ध में हम आपके अलाई थे, तो आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि आप जापान पर परमाणु हमला करने जा रहे हैं? यूएसए ने इस चीज की जानकारी नहीं दी थी यूएसएसआर को। तो कहीं ना कहीं पर यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था, उसको डाउट होने लगा, किस पे कुछ दुविधा होने लगी, कुछ कहीं ना कहीं पर एक डाउट खड़ा हो गया इस चीज को लेकर कि पश्चिम के देश जो हैं वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इससे शुरुआत हो गई शीत युद्ध की। इससे शुरुआत हो गई शीत युद्ध की। दूसरा आप समझिए और अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए इसको। और पहले, सबसे पहले ये देखिए, इसको शीत युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, दो महाशक्तियां उस समय, देखिए, ब्रिटेन उस समय कमजोर पड़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन पहले सुपर पावर ही था, क्योंकि इसने, आपको पता है ना, भारत पर भी 200 साल तक शासन किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद ब्रिटेन पड़ गया कमजोर। दो महाशक्तियां निकलकर सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ। अब देखिए, ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था, प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं थी ये। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो रहा था, ये अप्रत्यक्ष लड़ाई थी। इसलिए इसको क्या बोला गया? कोल्ड वार। ठीक है, यूपीएससी पूछ भी सकता है कि इसको कोल्ड वार क्यों बोलते हैं। कोल्ड वार इसलिए थे क्योंकि ये अप्रत्यक्ष वॉर था, अप्रत्यक्ष तरीके से लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल स्पष्ट लड़ाई नहीं थी, आपस में देशों को अपने पाले में करने की लड़ाई थी। एक चीज तो ये समझिए। दूसरा, आप ये देखिए कि ये लड़ाई किस चीज की थी? मुख्यतः ये विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा कैसे?
ये जो पश्चिम के देश हैं ये पूंजीवादी विचारधारा का पालन करते हैं, आपको पता है ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। और जो कहीं ना कहीं पर रूस है, सोवियत संघ जो है, ये कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी, सबसे पहला स्थापित होने वाला साम्यवादी देश है, जो 1922 में स्थापना हुई जिसकी, है ना। तो अब देखिए, ये साम्यवादी, ये पूंजीवादी, तो विचारधारक लड़ाई तो चलती है, ये हमेशा ही चलती रहती है इनके बीच में कि कौन सी विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूंजीवादी या साम्यवादी। इस चीज को लेकर लड़ाई थी। और इस लड़ाई में क्या चल रहा था, शीत युद्ध में ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों ही देश कोशिश कर रहे थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे गुट में देश शामिल हों विश्व के, ताकि हम सुपर पावर के तौर पर अपनी पावर को दिखा सकें। कहीं ना कहीं पर सत्ता का संघर्ष था, पावर का संघर्ष था, ठीक है, शक्ति का कहीं ना कहीं पर शक्ति हथियाने का संघर्ष चल रहा था। अब ये बैकग्राउंड आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसका एंड कब हुआ, जब 1900 लगभग 89 में 89 में जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया, सोवियत संघ विघटित हो गया, कई टुकड़ों में बट गया, उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा निकल कर आया रूस। उस समय फिर आपको पता है कोई भी देश अगर इतने टुकड़ों में बट जाएगा तो कमजोर हो जाएगा ना। तो सोवियत संघ, या जो कि बाद में रूस बना, वो कमजोर पड़ गया और एकमात्र विश्व में शक्ति बची यूएसए, ठीक है। अमेरिका जो है तब से विश्व शक्ति बना हुआ है। ये शीत युद्ध का बैकग्राउंड आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। देखिए, ये एक ऐसा संकट था जिसमें दो बड़ी पावर यूएसए और यूएसएसआर मतलब ऐसे इतने करीब आगे, मतलब परमाणु हमले के बिल्कुल एक कदम दूर थे, बिल्कुल एक कदम दूर थे। और आप ये सोचिए कि एक जरी से गलतफहमी या एक चीज कहीं ना कहीं पर विश्व को परमाणु हमले की तरफ या परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकती थी, और उसका अंदाजा हम लोग लगा भी नहीं सकते कि कितना भयानक वो मंजर होना था, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप यहां से देखिए, और दूसरा ये देखिए कि शीत युद्ध में क्यूबा क्यों शामिल हुआ। मैंने आपको बताया शीत युद्ध चल रहा था, क्यूबा को क्या जरूरत थी, क्योंकि क्यूबा में सोवियत संघ का समर्थित, जो भी आप मानिए, साम्यवादी सरकार थी, है ना। तो अमेरिका ने 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि की। देखिए, ये जो फिदेल कास्त्रो है ना, यहां पर आप देखिए, ये कहीं ना कहीं पर सोवियत समर्थित थे, ये कम्युनिस्ट थे। अब इसकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स एक आक्रमण बनाया 1961 में, एक योजना बनाई कि इस सरकार को हटा दिया जाए जो क्यूबा में शासन कर रहे थे। जब ऐसी चीज हुई, ये हालांकि अभियान तो अमेरिका का ये विफल हो गया, तो फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ को बोला कि आप हमें सैन्य मदद करिए। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका ने पहले क्यूबा के साथ 1961 में रिश्ते तोड़ लिए, फिर उसकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप मुझे बताइए कि फिदेल कास्त्रो के बाद एकमात्र विकल्प क्या बचेगा, यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो उन्होंने सोवियत संघ से अपील की कि आप हमें सैन्य मदद करिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, सबसे पहले आप क्यूबा की लोकेशन देख लीजिए, ये क्यूबा है, इसको और अच्छे से यहां पे देखिए, ये क्यूबा है, ये यहां पर आप लोग अच्छे से देखिए, ये है क्यूबा, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये अटलांटिक ओशियन है, ये यूनाइटेड स्टेट है ना। ये मध्य अमेरिका के देश आप लोग देखते हैं, होंडुरस, निकारागुआ, ठीक है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये कैरिबियन सी है। तो ये आप लोगों ने क्यूबा देख लिया। अब यहां से देखिए कि हुआ क्या, देखिए, जब फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से मदद मांगी ना, तो हुआ क्या, जो कई जहाज सोवियत संघ की तरफ से आए गए यहाँ पर, और उन जहाज को माना यह जा रहा था कि ये जो जहाज हैं कहीं ना कहीं पर ये व्यापारिक जहाज हैं। और हुआ पता क्या, सोवियत संघ ने इनमें मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें जो हैं, उनका जो औजार थे वो कहीं ना कहीं पर क्यूबा तक पहुंचा दिए, और अमेरिका को खबर भी नहीं होने दी। आप ये सोचिए, क्यूबा में इस तरह से मिसाइल लोकेट कर दी गई। अमेरिका को बहुत बाद में, ये देखिए, 14 अक्टूबर को जब अमेरिकी एक टोही विमान ने देखा कि सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तब उसे खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगा कि एक्चुअल में सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब आप सोचिए, फ्लोरिडा का तट लगभग आप सोचिए कि 150 किलोमीटर की दूरी अमेरिका से, और परमाणु मिसाइलें तैनात हैं वहां पर सोवियत संघ की। तो ये जो चीजें थी, कहीं ना कहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति को इसने पुश किया इस चीजों ने, और सोवियत संघ के लिए उन्होंने वास्तविक बातचीत का प्रस्ताव उन्होंने भेजा, ठीक है। ये मिसाइल संकट 1962 में क्रिएट हो गया था। देखिए, मैंने आपको बताया क्यूबा एक छोटा सा कम्युनिस्ट देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी अदावत रही है, पड़ोसी है उसका। सोवियत संघ ने क्या किया, इस भौगोलिक निकटता का और वैचारिक दूरी कौन सी, कम्युनिस्ट देश है, ठीक है, वहां पर कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं पर सत्ता में थे, तो उसका फायदा उठा लिया सोवियत संघ ने।
और शीत युद्ध चरम पर था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के नाक के नीचे कहीं ना कहीं पर क्यूबा में परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है ना। और ये खुद से नहीं किया सोवियत संघ ने, क्योंकि पहले अमेरिका ने ब्रिटेन में 1958 में, 1961 में तुर्की और इटली में लगभग 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। तो कहीं ना कहीं पर सोवियत संघ की भी मजबूरी बन गई थी क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने की। लेकिन ये इतना निकट हो गई थी, चीजें इतनी गंभीर हो गई थी कि कहीं ना कहीं पर इसने विश्व को जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 150 किलोमीटर की दूरी पर था, है ना। बेहद तनावपूर्ण घटना थी, एक भी पल भयानक तबाही का बटन दब सकता था, है ना। तो फिर अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने आनंद फानन में क्यूबा की 9 सैनिक नाकाबंदी शुरू की। पता है क्यों? ताकि ये जो जहाज आ रहे थे किसी तरह से सोवियत संघ के साथ किसी तरह का कोई भी रिलेशन इनका ना रहे, ठीक है। क्यूबा पहुंचने वाली रूसी मिसाइलों का रास्ता रोका जा सके, है ना, और सोवियत संघ को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। कैनेडी की ओर से सोवियत संघ को संदेश भेजने के बाद ये संकट टल गया। बेसिकली ये जो संकट टला फिर ना, ये कूटनीति के माध्यम से टला। आपस में बातचीत की गई और दोनों देश समझ गए थे कि अगर कहीं ना कहीं पर हम आपस में भिड़ते हैं तो बहुत ज्यादा विश्व को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता जो कहीं ना कहीं पे खुश्चेव थे, उन्होंने क्यूबा से मिसाइलें हटाने के लिए वो लगभग तैयार हो गए, ठीक है, तैयार हो गए, उन्होंने मान ली इस चीज को। और पर 2 शर्तें रखी। एक तो ये, पहला तो वो ये बोले कि क्यूबा पर आप हमला नहीं करेंगे अमेरिका। अब ये नहीं है कि अमेरिका, क्यूबा ने हमारा सपोर्ट किया तो आप उस पर अटैक कर दें। दूसरा, उन्होंने बोला कि अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी जो मिसाइलें हैं वो हटा लेगा। ये दोनों जो कहीं ना कहीं पर कंडीशन उन्होंने रखी। तो ये कंप्लीट तौर पर क्यूबा का संकट था जो हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट शीत युद्ध का दौर दिखता है, ठीक है। शीत युद्ध के दौर में किस तरह से नाटो और जो है वार्सा पैक्ट निकल के आता है, ठीक है। नाटो कहीं ना कहीं पर एक सैन्य गठबंधन था जो जिसकी स्थापना 1949 में की गई। किसके विरुद्ध? ताकि सोवियत संघ को कमजोर किया जा सके। और इसका क्या मोटो क्या था नाटो का, ये भी कई बार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से देख लीजिए। किसी भी एक देश पर हमला होता है, किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसके रिवर्स में सभी देश मिलकर हमला करेंगे, ठीक है। अमेरिका और अमेरिका के अलाइ कंट्री जो हैं वो सभी मिलकर उस पर हमला करेंगे, इसलिए नाटो को बनाया गया। आज इसकी रेलिवेंस नहीं थी बट आज भी इसको बनाकर रखा गया है ना, कहीं ना कहीं पर। इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर भी शुरू हुआ है, सबसे बड़ा कारण नाटो ही था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर निकल के आ रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्यूबा मिसाइल संकट से अगर तुलना की जा रही है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में भी विश्व कहीं ना कहीं पर परमाणु हमले की कगार पर खड़ा है या परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा है। दोनों देशों को, जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका हो चाहे रूस हो, इन दोनों को थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों को वार्ता के टेबल पे, ठीक है, कूटनीतिक माध्यम के माध्यम से सुलझाया जा सके। ये दोनों देशों की एक जिम्मेदारी भी बनती है। वैश्विक तौर पर सिर्फ सुपर पावर का सिर्फ ये रोल नहीं है कि आप ग्लोबल पुलिसमैन बने रहें, आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि विश्व में आप लोग शांति को, आप सोचिए यूएनएससी की स्थापना में यही देश शामिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। क्या शांति स्थापित कर रहे हैं क्या ये देश? तो यूएनएससी कहां से कहीं ना कहीं पर रेलिवेंस बची है इसकी? फिर भारत जैसे देशों को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इन देशों को देना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको मिलती रहेंगी। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि क्यूबा मिसाइल संकट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।